नमस्कार दोस्तों। 24 फरवरी को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया, तो उनको कई नामों से पुकारा जाने लगा। उनकी कई तरह की हस्तियों से उनकी तुलना की जाने लगी। जैसे कि कोई उनको हिटलर कहने लग गया, तो कोई उनको स्टालिन कहने लग गया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर पुतिन है क्या? क्या वो वाकई एक हिटलर है, या कोई स्टालिन है, या वो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन है? उनकी उनकी अपनी इमेज क्या है और अलग-अलग लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने उनकी तुलना प्रशिया के एक राजनीतिज्ञ हुए थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनके साथ उनकी तुलना की गई है। बिस्मार्क ने जर्मनी को एकजुट कर दिया था, उनको यूनाइट कर दिया था। वहाँ पर 39 अलग-अलग राज्य थे, किंगडम्स थे, जिनको उन्होंने युद्ध के द्वारा उन्होंने उनको एक कर दिया था। जो उन्होंने रास्ता अपनाया था, उसको बाद में उसको रियल पॉलिटिक कहा जाने लगा। जो भी राजनेता अपने देश के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युद्ध तक पर उतरा है, उसको रियल पॉलिटिक कहा जाता है। और रियल पॉलिटिक में एक बात है कि आप किसी के सामने भी नहीं झुकते हो, आप किसी को कोई कंसेशन नहीं देते हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने देश के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हो। यही ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। लेकिन क्या पुतिन ने भी यही किया? इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, हम उनके और हस्तियों के साथ भी उनकी तुलना देख लेते हैं। करीब 1000 वर्ष पूर्व व्लादिमीर नाम के एक शासक थे, जो आज का यूक्रेन और रूस है उसके ऊपर वो राज करते थे। उनकी राजधानी कीव थी। वो ईसाई मत के नहीं थे। उनको पागान कहा जाता है, मतलब जो ना तो ईसाई हो और ना ही मुसलमान हो। तो वो काफी सशक्त शासक थे, और उन्हीं के पड़ोस में एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं। और उसके जो बादशाह थे वो थे बासिल दो जो थे, उनके कुछ जर्नैलों ने बगावत कर दी थी। और बासिल ने उनको संदेशा भेजा कि अगर आप इन बागी जर्नैलों के खिलाफ मेरी सहायता करोगे, मेरी मदद करोगे, तो मैं अपनी एक पुत्री की शादी आपसे कर दूंगा, बशर्ते कि आप ईसाई मत स्वीकार करें। तो व्लादिमीर को ये बात जच गई, और उन्होंने बासिल की सहायता की और उस बगावत को न सिर्फ कुचल दिया, बल्कि बासिल को फिर से वहां का बादशाह बना दिया। तो उसके बदले में उनकी शादी उनकी पुत्री से हो गई, बासिल की पुत्री से हो गई। और शर्त के अनुसार व्लादिमीर ने न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने यूक्रेन और रूस के सारी जनता को भी उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। इससे उनका नाम बाद में सेंट व्लादिमीर पड़ा। तो कई लोग आज के व्लादिमीर यानी कि व्लादिमीर पुतिन की उनके साथ तुलना करते हैं कि ये भी उसी की तरह एक संत हैं, और जो ईसाई क्रिश्चियनिटी के लिए या ईसाई मत के लिए आज खड़े हुए हैं। तो अब बहुत सारे ईसाई मत के लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि इन्होंने होली रशिया मदरलैंड के लिए, यानी कि पवित्र रूसी मातृभूमि के लिए व्लादिमीर पुतिन ने ये जंग छेड़ी है। बात में भी कोई विशेष दम नहीं है, क्योंकि ना तो पुतिन ने धर्म के नाम पर युद्ध किया है, ना उन्होंने कहीं पर धर्म का नाम लिया है। हो सकता है कि वो धार्मिक विचारों के हों, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो धार्मिक विचारों की थी, जबकि उनके जो पिता थे वो धर्म वगैरह में विश्वास नहीं करते थे, वो नास्तिक थे। हिटलर से उनकी तुलना की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि जैसे हिटलर ने ऑस्ट्रिया और
कुछ चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्सों को उन्होंने कहा था ये जो है ये यहाँ पर जर्मन लोग रहते हैं, और उन्होंने चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर दिया था। तो नस्लवादी थे जो हिटलर थे। तो अब क्योंकि पुतिन ने ये कहा है कि जो यूक्रेन है वो भी हमारी तरह रशियन ही है, और उनकी और हमारी नस्ल में कोई फर्क नहीं है, और खासकर कुछ हिस्से जो हैं, और खासकर यूक्रेन के कुछ खास हिस्से जो हैं वो वहाँ पर रूसी नस्ल के लोग रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर हमला कर दिया है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे वो नस्लवादी थे वैसे ही पुतिन भी नस्लवादी हैं। और एक और बात उन्होंने कही है कि जो हिटलर और पुतिन थे दोनों नीचे से ऊपर को उठे, दोनों ने अपने अपने देशों को बर्बाद होते भी देखा था और बेइज्जत होते भी देखा था विदेशी हम लोग के बाद, विदेशी राज्यों के युद्ध के बाद। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद देखा कि उनके देश का क्या बुरा हाल हो गया था, और पुतिन ने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद देखा कि रूस का ओहदा कितना खट गया था। तो इसलिए दोनों के अंदर ये गुस्सा था, एक क्रोध था, और उस क्रोध को अपनी शक्ति बना करके उन्होंने अपने अपने देशों को ऊपर उठाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर हिटलर से उनका जो समानताएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। अगर आप हिटलर को देखें, उनके अंदर यहूदियों के प्रति घृणा थी, वो घृणा इतनी ज्यादा थी, वो नफरत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने लाखों की तादाद में, मिलियंस ऑफ देम, उनको उन्होंने मरवा दिया था। हालांकि पुतिन के अंदर भी मुसलमानों के विरुद्ध नफरत है, उनके खिलाफ नफरत है, लेकिन उन्होंने उस स्तर के कोई ना तो काम किया, ना ही कोई ऐसी योजना उन्होंने बनाई है, और ना ही इस तरह के लोग उन्होंने अपने आसपास इकट्ठे किए हैं जो कि ऐसा काम करने में उनके सहायक बने। तो यहाँ पर हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ किसी किस्म की भी वो होलोकॉस्ट टाइप नरसंहार करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन खतरनाक नहीं है। पुतिन ने जो काम किया है, जो हमला किया है, वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हमें धकेल सकता है। अगर ये विश्व युद्ध छिड़ गया तो जो तबाही होगी उसके सामने वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर की तबाही कुछ भी नहीं मानी जाएगी। पुतिन ना तो ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी के जिन्होंने जर्मनी को एक किया था, ना ही वो हिटलर हैं, और ना ही वो स्टालिन, और वो तो साधु तो बिल्कुल भी नहीं है जो व्लादिमीर थे 1000 साल पहले, जिनको संत माना जाता था, उनको सेंट की उनको उपाधि दी गई थी, वो भी नहीं है। तो फिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? अब इसके कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका ने अमेरिका और नाटो का जो संगठन है, उन्होंने उसमें विस्तार लाना शुरू कर दिया। और ये विस्तार कैसे शुरू हुआ? जितने भी पूर्वी यूरोप के गणराज्य थे जो पहले किसी जमाने में सोवियत यूनियन के हिस्से होते थे, उनको धीरे धीरे उन्होंने मिलाना शुरू कर दिया। जैसे कि 2004 में बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया को उन्होंने 2004 में नाटो में शामिल किया। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया को शामिल किया गया। अल्बानिया और ये सोवियत गणराज्य के नहीं थे, लेकिन उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते थे। 2017 में मॉन्टेनेग्रो और 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया भी नाटो में शामिल हो गए। अब इसके बाद बारी आ रही है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन की। ये 3 देश हैं जो लगभग तैयार बैठे थे नाटो में शामिल होने के लिए। अगर ये शामिल होते हैं तो ये सारे ही देश जो हैं वो रशिया के बॉर्डर पर है, चारों तरफ से रशिया घेर रहा है। क्योंकि ये सारे के सारे देश अब जो पहले कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे, अब ये नाटो में हो गए हैं, तो नाटो के
नाटो की जितनी भी सैन्य शक्ति है वो बढ़ती जा रही है और वो सारी सैन्य शक्ति अब रूस के सरहद तक पहुंच गई है और इससे रूसी राष्ट्रपति का चिंतित होना और उसके लिए कुछ कर बैठना समझ में आता है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने सही किया, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि ये अब कूटनीतिक चाल एक ने चली है तो दूसरा भी चलेगा। ये तो नहीं है कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ये एक कारण हो सकता है कि यूक्रेन पर हमला उन्होंने किया, ये मैसेज भेजने के लिए कि मैं ये सब चुपचाप नहीं देखूंगा और मैं अपने राष्ट्र के हितों को इतनी आसानी से चोट नहीं खाने दूंगा। अब एक और भी बात है कि रशिया को ये डर सताने लगा है कि यूक्रेन जो है वो नाटो की सहायता से, अमेरिका की सहायता से फिर से न्यूक्लियर शस्त्र बनाने शुरू कर देगा। न्यूक्लियर मिसाइल्स और लॉन्चर्स तो उसके पास पड़े हैं, लेकिन वो लॉन्चर्स का इस्तेमाल वो तभी कर सकता है अगर उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स होंगी, और वो न्यूक्लियर मिसाइल्स उसको या तो वो अमेरिका या पश्चिमी देशों से लेगा या फिर वो स्वयं चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट है उसकी सहायता से वो बनाना शुरू कर सकता है। और ये बात पुतिन को मंजूर नहीं है। बार बार रूस के राष्ट्रपति ने भी कहा है और उनके अन्य जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि यूक्रेन के लिए न्यूक्लियर वेपन लेना मुश्किल नहीं है अब, और वो बना भी सकता है, और अगर उसके पास वो आते हैं तो हमारे देश को खतरा पड़ जाता है। और यही कारण है कि पुतिन ने ये हमला किया है। क्या ये बात यहाँ पर खत्म हो जाएगी? क्या सिर्फ इसलिए ये जायज ठहराया जाएगा कि रूस को खतरा है तो वो यूक्रेन को तबाह कर दे? ऐसा नहीं होना चाहिए था। रूस ने खुद गारंटी दी थी यूक्रेन की सुरक्षा की, और गारंटी देने के बाद जो रक्षा का वही भक्षक बन गया, उसी ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा। वो छोटे छोटे देश जो अब तक यही सोच रहे थे कि भी हम सिर्फ इसलिए सुरक्षित है कि भी हम किसी के लिए खतरा नहीं है, अब उनके भी कान खड़े हो जाएंगे और हर देश छोटा या बड़ा अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर देगा या खरीदने शुरू कर देगा, और इसका भविष्य में क्या असर होगा ये तो भगवान ही जाने। तो पुतिन ने जो काम शुरू किया है उसका असर दूरगामी है, खतरनाक है, और अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं भी छिड़ता है तो भी अब न्यूक्लियर हथियार इतनी तेजी से बढ़ेंगे सारे विश्व में कि उनके ऊपर कंट्रोल करना अब नामुमकिन हो जाएगा। ये पुतिन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का खमियाजा आने वाली नस्लों को शायद भुगतना पड़े। आज बस इतना ही। मैं शीघ्र ही एक और व्लॉग आपके लिए लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।